नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर विधायिका से संबंधित है। संसद के मॉनसून सत्र के लिए संशोधित कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार संपूर्ण सत्र में प्रश्नकाल नहीं रहेगा। हालांकि सांसदों द्वारा अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस बार दोनों सदनों में शून्यकाल प्रतिबंधित रहेगा। आमतौर पर संसद की बैठक का प्रथम घंटा प्रश्नों के लिए ही निर्धारित होता है, जिसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इस दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से सरकारी कार्यकलापों और प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा उन्हें मंत्रालयों की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। आइए अब जानते हैं कि संसद में प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानते हैं तारांकित प्रश्नों के बारे में। इसके तहत संसद के सदस्यों द्वारा मंत्री से मौखिक उत्तर की मांग की जाती है और ऐसे प्रश्नों की पहचान के लिए उस पर तारांक चिन्हित किया जाता है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तब उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरे हैं अतारांकित प्रश्न। इसके तहत संसद के सदस्य मंत्री से लिखित उत्तर की मांग करते हैं और इन पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तीसरे वर्ग में अल्प सूचना प्रश्न शामिल होते हैं। ये अविलंबनीय लोक महत्व से संबंधित प्रश्न होते हैं। इन्हें मौखिक उत्तर के लिए 10 दिन की सूचना अवधि के भीतर पूछा जा सकता है। और चौथे वर्ग में गैर सरकारी सदस्यों के लिए प्रश्न का प्रावधान किया गया है। ये उस स्थिति में पूछे जा सकते हैं जब प्रश्न किसी ऐसे विधेयक, संकल्प या अन्य मामले से संबंधित हो जिसके लिए कोई गैर सरकारी सदस्य उत्तरदायी है। प्रश्नकाल के तुरंत उपरांत का समय शून्यकाल का होता है, यानी ये प्रश्नकाल और कार्यक्रम निर्धारित करने के बीच का समय होता है। इस दौरान सदस्यों को बिना किसी पूर्व सूचना के मामले प्रस्तुत करने की अनुमति होती है। प्रश्नकाल के समान ही संसदीय प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का भी उल्लेख नहीं है। अगली खबर कार्यपालिका से संबंधित है। मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अग्रसक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाना है। ये कार्यक्रम सिविल सेवकों के क्षमता विकास के उन्नयन में सहायता प्रदान करेगा ताकि वे भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें और संवेदनशील बने रहें और विश्व की श्रेष्ठ कार्य पद्धतियों को अपनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। इसके तहत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी शामिल होंगे। वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2024-25 तक की इस 5 वर्ष की अवधि के दौरान 510.86 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। आइए अब NPCSCB के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझते हैं। इसके तहत नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन के स्थान पर अब भूमिका आधारित मानव संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ऑफ साइट लर्निंग को बेहतर बनाते हुए ऑन साइट लर्निंग पर बल दिया जाएगा। सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षता ढांचा आधारित दृष्टिकोण के साथ अपडेट करना, सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि सहित सीखने की प्रक्रियाओं से संबंधित सर्वोत्तम विषय वस्तु के निर्माताओं के साथ साझेदारी करना, सभी सिविल सेवकों को अपनी व्यवहारात्मक, कार्यात्मक और कार्यक्षेत्र से संबंधित दक्षताओं को निरंतर विकसित करने का अवसर उपलब्ध कराना आदि शामिल है। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अगली खबर संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रणाली में परिवर्तन पर बल दिया गया है। खाद्य प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में सुधार यानी NDC फॉर फूड सिस्टम्स नामक शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में इस प्रकार का सुझाव दिया गया है। दरअसल NDCs लक्ष्यों से संबद्ध प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए ये रिपोर्ट नीति निर्माताओं को मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड वाइड फंड WWF, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP और EAT और क्लाइमेट फोकस द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। आइए अब इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष जानते हैं। सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में खाद्य प्रणालियों की हिस्सेदारी लगभग 37% है। इन उत्सर्जनों को कम करने की दिशा में 90% से अधिक NDCs खाद्य प्रणालियों से संबंधित दृष्टिकोण को अपनाने में विफल रहे हैं। यदि खाद्य उत्पादन और खपत वर्तमान के अनुसार जारी रहे तो पेरिस समझौते में निर्धारित 1.5 डिग्री लक्ष्य वाला उत्सर्जन बजट शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली योजनाओं में आहार और खाद्य क्षति को शामिल करने से भोजन प्रणालियों के प्रति शमन और अनुकूलन योगदानों में 25% तक सुधार हो सकता है।
अगली खबर वॉश कार्यक्रम से संबंधित है। वॉश यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ग्रामीण वॉश कार्यक्रम यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कार्यक्रम से संबंधित परामर्शिका जारी की गई। लॉकडाउन नियमों में शिथिलता प्रदान करने और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के पुनः प्रारंभ होने के साथ ही वॉश सेवा प्रदाताओं के लिए ये आवश्यक है कि वे संक्रमण और वायरस के प्रसार से बचने के लिए सावधानीपूर्ण उपाय लागू करें। लॉकडाउन के दौरान जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए एक परामर्शिका जारी की थी। परामर्शिका में हाथ धोने की सामग्री की व्यवस्था करना, क्वारंटाइन या आइसोलेशन सेंटर पर पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, विद्यालयों या आंगनबाड़ियों में नई सुविधाओं के समावेशन को प्राथमिकता प्रदान करना आदि शामिल है। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य की परस्पर निर्भर प्रकृति के कारण ये 3 मूल मुद्दे वॉश के तहत एक साथ रखे गए हैं। उदाहरण के लिए शौचालय की अनुपलब्धता के कारण जल स्रोत दूषित हो जाते हैं और साथ ही स्वच्छ जल के बिना आधारभूत स्वच्छता संबंधी प्रथाएं भी संभव नहीं है। आइए अब जानते हैं वॉश परियोजना के तहत शामिल आयाम। इसके तहत शौचालयों की उपलब्धता में वृद्धि करना, पेयजल की पहुंच में सुधार करना, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर व्यवहार में परिवर्तन लाना, जल एवं स्वच्छता से संबंधित सरकारी योजनाओं तक सुगम पहुंच प्रदान करना, समुदाय आधारित संस्थानों को सुदृढ़ करना आदि। अगली खबर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के उपवर्गीकरण में अब तक हुई प्रगति तथा निष्कर्ष के बारे में है। वर्ष 2017 में ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच के लिए न्यायाधीश जी रोहिणी, जो कि सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित किया गया था, जो राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। आयोग को कई कार्य सौंपे गए हैं, जैसे ओबीसी के बीच आरक्षण संबंधी लाभों के असमान वितरण के प्रसार की जांच करना, ओबीसी की केंद्रीय सूची में सम्मिलित विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और सुधारों आदि के लिए अनुशंसा करना। आपको बता दें कि ओबीसी को केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। उपवर्गीकरण का मतलब है आरक्षण के लिए ओबीसी के भीतर श्रेणियों का निर्माण करना, ताकि सभी ओबीसी समुदायों के बीच प्रतिनिधित्व के समान वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। उपवर्गीकरण का प्रश्न इस धारणा से उत्पन्न हुआ कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल 2600 से अधिक समुदायों में से केवल कुछ समृद्ध समुदायों ने ही ओबीसी आरक्षण का सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया है। आइए जानते हैं आयोग ने इस पर क्या निष्कर्ष दिए हैं। आयोग के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षित सभी नौकरियों और शैक्षिक सीटों का 97% भाग ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उपजातियों के केवल 25% को ही प्राप्त हुआ है। कुल ओबीसी समुदायों के 37% भाग का नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 0 प्रतिनिधित्व रहा है। इन नौकरियों और सीटों का 25% हिस्सा केवल 10 ओबीसी समुदायों को ही प्राप्त हुआ है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति 1267। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपनी आतंकवाद रोधी प्रतिबंध समिति 1267 के तहत 2 भारतीयों को आतंकवादियों के रूप में नामित करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है। इस समिति की स्थापना 1999 में यूएनएससी के एक प्रस्ताव 1267 के आधार पर की गई थी। इस समिति द्वारा तालिबान पर सीमित हवाई प्रतिबंध आरोपित किए गए थे और उसकी परिसंपत्तियों के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया था। यदि इस सूची में किसी निर्दिष्ट व्यक्ति या संगठन को शामिल किया जाता है तो ये समिति उनकी गतिविधियों को रोकने, लक्षित परिसंपत्ति को अवरुद्ध करने, यात्राओं पर प्रतिबंध आरोपित करने आदि में सहयोग करती है। सरकार द्वारा 118 मोबाइल एप्लीकेशन प्रतिबंधित किए गए। ये कदम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों द्वारा पुनः घुसपैठ के प्रयास के विरोध स्वरूप उठाया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इन ऐप्स को प्रतिबंधित किया है। धारा 69A के तहत यदि कोई वेबसाइट भारत की रक्षा, उसकी संप्रभुता और अखंडता, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न करती है तो सरकार उसे प्रतिबंधित कर सकती है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो द्वारा जारी किया जाता है। ये 131 देशों के नवाचार प्रदर्शन के संबंध में विस्तृत आंकड़े प्रदान करता है। इसके 80 संकेतक नवाचार आधारित व्यापक परिकल्पना का अन्वेषण करते हैं, जिसमें राजनीतिक परिवेश, शिक्षा, अवसंरचना और व्यवसायिक परिष्करण शामिल है। विपो बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीतियों, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है और उसके पश्चात स्वीडन का स्थान है। भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 में भारत को 52वां स्थान प्राप्त हुआ था।
टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। टाइम्स हायर एजुकेशन ने 93 देशों या क्षेत्रों से लगभग 1527 उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण, अनुसंधान, ज्ञान हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण सहित कई मानकों को शामिल किया गया है। भारत के 63 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में स्थान प्राप्त करने में सफल रहे हैं। ये अब तक भारत की तरफ से शामिल विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक संख्या है। हालांकि कोई भी भारतीय संस्थान शीर्ष 300 में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। भारतीय संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 200 संस्थानों में 59 संस्थानों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्तर पर सर्वाधिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है। इस रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। निधि, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। निधि के तहत एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस के एक ब्रोशर को लॉन्च किया गया है। निधि के तहत एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस EIR कार्यक्रम आशाजनक प्रौद्योगिकी व्यवसाय से संबंधित विचारों को आगे बढ़ाने के लिए क्षमतावान या उभरते उद्यमियों को समर्थन प्रदान करता है। निधि सफल स्टार्टअप्स में विचारों और नवाचारों के विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। नव एजेंट नोविचोक। जर्मन सरकार के अनुसार रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवालिनी को नोविचोक श्रेणी का विष दिया गया था। ये नव एजेंट सोवियत युग में विकसित किया गया था। नोविचोक का रूसी भाषा में अर्थ है नवागंतुक और इस नाम का प्रयोग 1970 और 80 के दशक में सोवियत संघ द्वारा विकसित उन्नत नर्व एजेंटों के एक समूह के लिए किया जाता था। नव एजेंट के कारण एंजाइम का उचित संचालन बाधित हो जाता है और इससे विषाक्त प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क ग्रंथियों और मांसपेशियों को संचालन संदेश प्रेषित करना बंद कर देता है। इस कारण ग्रंथियां और मांसपेशियां बिना रुके लगातार स्टिमुलेटेड होती रहती हैं। श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु का जन्म 1856 में हुआ और उनका निधन 1928 में हुआ। श्री नारायण गुरु केरल के एक संत और समाज सुधारक थे। वे एजवा जाति से संबंधित थे, जिसे अवर्ण या दलित वर्ग माना जाता था। उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का सार्वभौमिक संदेश दिया था। उन्होंने निम्न जातियों के लिए त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश के लिए वायकोम सत्याग्रह का समर्थन किया था। ये सत्याग्रह 1924 और 25 के दौरान शुरू किया गया था। वर्ष 1903 में डॉक्टर पद्मनाभन पल्पू द्वारा श्री नारायण गुरु के मार्गदर्शन में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।